शुक्ला जी बोलते बोलते ये बोल गए कि गांधी परिवार के मैं बहुत करीब हूं और मैं ये बता सकता हूं कि प्रियंका गांधी के शरीर में कहां कहां तिल है। जिसको सुनकर स्मृति ईरानी हत्थे से उखड़ गई और उन्होंने कहा कि शुक्ला जी अब आप यहां से जाइए। यहां बीजेपी में भी विरोध था स्मृति ईरानी का। अच्छा। जी, मयंकेश्वर शरण सिंह जो मेरे ख्याल से विधायक हैं, वहां के सलोन के शायद विधायक हैं वो, जी। और जो गरिमा सिंह अमेठी की विधायिका हैं, ये दोनों नहीं चाहते थे कि स्मृति ईरानी जीते, जिसका जिक्र मैंने खुल के किया है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का साहित्य से जुड़ा प्रोग्राम है जिसका नाम है किताब वाला। किताब वाला में आज की किताब है अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तां। इसे लिखा है अनंत विजय जी ने, वरिष्ठ पत्रकार, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनंत जी आपका। नमस्कार और बहुत धन्यवाद सौरभ जी, अपनी इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। प्लेजर इज ऑल माइन। मैं अनंत विजय जी से बातचीत शुरू करूं इसके पहले आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। ये किताब मेरी पढ़ने की जो योजनाएं हैं उसमें कहीं नहीं थी। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी कोई किताब लिखी जा रही है या आ रही है। तो एक दोपहर अपने राम किसी और किताब को निपटाने में लगे हुए थे और घंटी बजती है और घर पे लिफाफा आता है पीला, और उसमें से ये किताब निकलती है। और मैं अपने सब काम तज के इसको पढ़ना शुरू कर देता हूँ। और आजकल अपनी गति भी ठीक चल रही है तो ये किताब हम रात तक निपटा लेते हैं, और किताब जो थोड़ी बची होती है तब तक हम अनंत विजय जी को मैसेज भी कर देते हैं कि बढ़िया किताब है। तो हमें लगा कि इस किताब के बारे में विस्तार से बात होनी चाहिए। देश में सियासत पर बात तो खूब होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस बातचीत में प्रायः गुरुता का अभाव होता है। सतही बात खूब होती है, ये जीत गए, ये हार गए, उन्होंने ये बोल दिया। तो बयानों और परिणामों पर विचार ज्यादा होता है, बातचीत केंद्रित ज्यादा होती है। जो प्रक्रिया है, जो ज्यादा संश्लिष्ट है, ज्यादा दिलचस्प है और जिसकी पड़ताल श्रम साध्य है, उस पर कम बात होती है। अनंत विजय जी ने बड़ी मेहनत से बीजेपी और कांग्रेस के तमाम लोगों से बात की। जाहिर सी बात है कि स्मृति ईरानी की जीत की बात है तो कई कांग्रेसियों ने इनको नाम न छापने की शर्त पर अपने हिस्से की अंतर कथाएं बताई। और उससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है कि ठीक है साहब एक बड़ा उलटफेर हो गया, या जिसके लिए मीडिया में वर्ड चलता है जाइंट किलर। कैसे वो पूरी कहानी बुनी गई कि अमेठी में 2014 में स्मृति ईरानी 1 लाख से हारती हैं और 2019 में उसको 50,000 से ज्यादा बड़ी जीत में तब्दील करती हैं। उसकी ये पूरी कहानी है। इसके लिए संघ ने, भाजपा ने, स्मृति ईरानी के शुभचिंतकों ने, जो पार्टी से भी जुड़े थे, पार्टी के बाहर भी थे, और खुद जो इस कथा की नायिका है, उन्होंने किस तरीके से श्रम किया, रणनीति की। और इसमें कई प्रसंग मुझे बड़े मार्मिक लगे, और उसी प्रसंग से मैं अनंत विजय जी चाहता हूं कि बातचीत की शुरुआत हो। आपने एक शुक्ला परिवार का जिक्र किया जिनका बड़ा रसूख था। उस परिवार से स्मृति ईरानी की मीटिंग तय होती है, लेकिन वो किसी बात से उखड़ जाती हैं और वोटों की चिंता किए बगैर उनको कह दिया जाता है कि भाजपा में आपका स्वागत नहीं है। वो कहानी क्या है, आप दर्शकों को बताएं। दरअसल इस पूरी किताब का जो सबसे हाई पॉइंट था, आपने उसको पकड़ लिया सौरभ जी, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। दरअसल शुक्ला परिवार बहुत प्रतिष्ठित परिवार है अमेठी का, और संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत दिनों से इस प्रयास में थे स्थानीय स्तर पर कि शुक्ला परिवार को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए। शर्त इतनी थी शुक्ला जी की कि वो स्मृति ईरानी की मौजूदगी में ही बीजेपी का दामन थामेंगे। तो कई दिनों की मान मशक्कत के बाद तय हुआ कि उनको वो कांग्रेस के घनघोर समर्थक माने जाते थे, और वो परिवार पूरा, जब से संजय गांधी अमेठी पहुंचे थे तब से वो परिवार कांग्रेस के साथ था। तो तय हुआ, और संघ के स्थानीय स्तर के जिला प्रचारक और तमाम बड़े लोग जो वहाँ इन्वॉल्व थे, वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्तर के कुछ लोग और अमेठी के जो स्थानीय स्तर के जिला अध्यक्ष आदि थे, वो जुटे। स्मृति ईरानी से उनकी मुलाकात तय हुई, मुलाकात शुरू हो गई। तो शुक्ला जी ने अपनी बात कहनी प्रारंभ की, और उन्होंने, जैसे कि होता है, अपना रसूख बताने के लिए, और सामने अगर भारत सरकार का मंत्री हो तो थोड़ा लोग और बोलने ही लग जाते हैं। तो शुक्ला जी ने अपनी बातें कहनी शुरू की। अमेठी को बहुत जानते हैं, बहुत प्रतिष्ठित परिवार है,
बोलते बोलते शुक्ला जी ने एक ऐसी बात कह दी जिसको सुनकर स्मृति ईरानी हत्थे से उखड़ गई और उन्होंने कहा कि शुक्ला जी अब आप यहां से जाइए। मुझे जब ये बात पता चली तो मैं इसकी तह तक जाने के लिए उस मीटिंग में कुछ लोग बैठे थे उनसे मिला। तो उन लोग ने बहुत सहजता से इस बात को लिया था, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मुझे लगा कि इस बात को बताना इसलिए जरूरी है कि आज इस राजनीति के दौर में जब एक दूसरे की व्यक्तिगत बातों को उछाला जाता है और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाती है, तब एक ऐसी घटना होती है जिसको रेखांकित करना मेरा धर्म था। वो बताऊं मैं ज्यादा भूमिका न बनाते हुए। शुक्ला जी बोलते बोलते ये बोल गए कि गांधी परिवार के मैं बहुत करीब हूं और मैं ये बता सकता हूं कि प्रियंका गांधी के शरीर में कहां कहां तिल है। ये सुनना था और स्मृति ईरानी का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने शुक्ला जी को तुरंत उस बैठक से बाहर जाने को कहा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहा कि इस आदमी को पार्टी में नहीं आना है। सब लोग कहते रहे कि अरे उनको दीदी कहते हैं अमेठी में लोग स्मृति ईरानी को, दीदी कोई बात नहीं, उनसे ये हो गई, गलती हो गई, उन्होंने कुछ बोलते हैं ना, वहां सुनने को मिला तड़ी मारते हैं, तो उसमें कुछ बोल गए वो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो आदमी किसी महिला की इज्जत नहीं कर सकता उसको मैं अपने साथ नहीं रख सकती हूँ। तो मुझे लगा कि इस बात को आज की राजनीति में जब व्यक्तिगत चीजें हो रही हैं इसको रेखांकित करना जरूरी है। और वो तब जबकि मतलब कांटे की टक्कर में थी और लोग बता रहे थे कि उनके पास 20 से 25 हजार वोट हैं। तो जब आपका सब कुछ दांव पर लगा हो, स्टेक हाई हो, ऐसे समय में 25 हजार वोट को ठुकरा देना, और वो भी उस प्रियंका गांधी के लिए जिसने स्मृति ईरानी को कहा था स्मृति हु, आपको याद होगा सौरभ। जी, 2014 के चुनाव में। जी 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 हम पूरी बात क्योंकि अमेठी लोकसभा के संदर्भ में कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसका वही प्रस्थान बिंदु लिया जाए जिससे अमेठी इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे एक प्रोमिनेंस के साथ उभरता है। आपने उस कहानी का जिक्र किया है कि जब संजय गांधी को देश के कई संसदीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि अपने यहाँ लाना चाहते थे, उनकी अपनी राजनीतिक वजहें कह लीजिए, स्वार्थ कह लीजिए, लोग कह लीजिए रहा होगा, तब उन्होंने अमेठी क्यों चुना? संजय सिंह से दोस्ती एक वजह थी, किलोई के राज परिवार से पुरानी मित्रता, रायबरेली के साथ होना, या गांधी परिवार को ये लगना कि इलाहाबाद से सटा जो अवध का इलाका है वहां पर उनका ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि एमपी से भी ऑफर था, दक्षिण भारत से भी ऑफर था। अमेठी क्यों चुना गया? क्योंकि आपने इसकी आ, किताब के उत्तरार्ध में एक और व्याख्या दी है जो बहुत बिल्कुल। डिबेटेबल है जी कि जी नेहरू इलाहाबाद की जगह फूलपुर क्यों गए, आ, इंदिरा ने रायबरेली क्यों चुना, फिरोज वहां से रहे थे सांसद, और फिर अमेठी क्यों चुना गया? तो मैं चाहता हूं उसके बारे में आप बताएं। देखिए, ये आपने संकेत कर दिया है और मुझे लगता है कि गांधी नेहरू परिवार चुनावी क्षेत्र के चुनाव में बहुत सजग रहते हैं। और ये लोग हमेशा से, आप अगर देखें आजादी के बाद से नेहरू जी से देखें और उनके परिवार से चुनाव लड़ने वाले सबको देखें, तो किसी ने कोई अर्बन लोकसभा क्षेत्र नहीं चुना। नेहरू जी का परिवार, उनका घर इलाहाबाद में था, लेकिन इलाहाबाद से चंद किलोमीटर दूर वो फूलपुर चले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी रायबरेली चले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। फिर इंदिरा गांधी रायबरेली से लड़ती हैं, जब वो राजनारायण वाला एपिसोड होता है और उनका चुनाव निरस्त हो जाता है तो वो चिकमंगलूर जाती हैं, जी है ना। तो अगर आप इस तरह से देखें, सोनिया जी भी वो अमेठी पहुंचती, तो इसके पीछे मैंने एक विमर्श का बिंदु छोड़ा है अपनी इस किताब में, जिस पर आप जैसे राजनीतिक टिप्पणीकार और लोग उस पर बहस कर सके। तो मुझे एक रेखा दिखाई देती है गांधी नेहरू परिवार के लोग अपने संसदीय क्षेत्र के चुनाव में, कि ये सारे लोग पिछड़े हुए इलाके को चुनते हैं और उसको पिछड़ा ही रहने देते हैं। उनको ये बहुत इमोशनली उनके साथ अटैच होते हैं, उनको ये एहसास कराते हैं कि आप देश के सबसे मतलब प्रथम परिवार कहा जा सकता है उनको, प्रथम राजनीतिक परिवार कहा जा सकता है कि वो गांधी नेहरू परिवार के नुमाइंदगी आपके क्षेत्र की होती है। ये सारा एहसास होता है। वो इंदिरा जी तो बहुत, उनका संबंध भी अच्छा था। राजीव, मेरी इस किताब में, ये किताब मेरी है अमेठी, इसमें जिक्र भी है इस बात का कि
इंदिरा जी और राजीव जी तक अमेठी के लोग बड़ा रागात्मक संबंध उनके साथ होता था। एक पूरा मैंने एक पत्रकार है उनके लेख को कोट भी किया इसमें, किया बाउंसर्स की राजनीति होती है। बिल्कुल। तो वो आप देखें कि वो रागात्मक संबंध बनाते हैं लेकिन विकास नहीं होता है, ताकि लोगों को ये लगता रहे। तो मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी उनकी रणनीति होती है पूरे परिवार के, कि एक तो पिछड़ा हुआ इलाका चुनो और पिछड़े हुए इलाके को पिछड़ा ही रहने दो, उसको विकसित न करो, ताकि लोगों का जुड़ाव आपके साथ, आपकी ताकत के साथ, इस एहसास में लोग जिंदा रहें और आपको वोट देते रहें कि इनके होने से हमारा विकास होगा। संजय गांधी ने भी यही किया। आप इस किताब में इसमें जिक्र है कि मध्य प्रदेश से जगन्नाथ मिश्रा, बिहार से उनको बुलाना चाहते थे, दक्षिण के कई राज्य उनको बुलाना चाहते थे कि अपने यहाँ से चुनाव लड़िए, लेकिन नहीं, फावड़ा उन्होंने अमेठी में ही चलाई जाके और वहां से ही चुनाव लड़ा और पहला चुनाव वो हार गए। अच्छा, अनंत जी, आपने इसमें एक पूरी बुकलेट दी है, सूची दी है कि स्मृति ईरानी ने 2014 से 2019 के बीच अमेठी में क्या काम करवाए। लेकिन कांग्रेस जो दावा करती है कि हमने रायबरेली में फलानी फैक्ट्री लगाई, अमेठी में ये किया वो किया, हथियारों की फैक्ट्री, ऐसे तमाम जिक्र होते हैं, उनकी कुछ एक जगह पड़ताल है, भरपूर पड़ताल नहीं है। समयाभाव था या किताब की परिधि के बाहर की चीज थी? नहीं, समय भाव नहीं था। मुझे लगा कि अगर मैं उस दिशा में जाऊंगा तो मेरी किताब अमेठी की 19 की जीत को केंद्र में रखना चाहता था। मैं अमेठी का सामाजिक विश्लेषण नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि अमेठी की जो जीत है वो नरेंद्र मोदी के विराट जीत की वजह से दब के रह गई। अगर वो बीजेपी को 303 सीटें नहीं मिलती तो ये जीत बहुत बड़ी होती। और भारतीय चुनावी इतिहास में, मुझे सौरभ जी याद नहीं है, आप याद दिलाइएगा मुझे, कि कोई सिटिंग कांग्रेस अध्यक्ष लोकसभा का चुनाव हार गया हो, मुझे कांग्रेस के 130-32 साल के इतिहास में याद नहीं पड़ता। और ये भारतीय राजनीति की बहुत बड़ी घटना है कि जिस पार्टी ने इस देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसने इस देश पर 45-50 वर्षों तक शासन किया, जिस जिस पार्टी ने इस देश को कई प्रधानमंत्री दिए, उसका अध्यक्ष अपने तथाकथित गढ़ से हार जाता है। और स्मृति ईरानी के कामों की सूची देने की पीछे की मेरी मंशा और वजह यही थी कि इतने सारे काम करवाए गए। उसमें आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे कामों का भी जिक्र किया बिल्कुल। है हमने। और जहां जरूरत पड़ी है, किताब में मैंने बताया कि ट्रिपल आईटी किस तरह से अवैधानिक रूप से चल रहा था, और मैंने नहीं बताया, ये पार्टी ने संसद में जो शिक्षा मंत्री का उस समय के बयान था, मैंने उसको कोट किया। हम्म। इसी तरह जो पेट्रोलियम, राजीव गांधी के नाम जायस में पेट्रोलियम संस्थान है, उसकी क्या स्थिति थी, उस पर भी मैंने टिप्पणी की है। तो और मुझे लगा कि मैं भटकूं ना, इसलिए बार बार जाता था, लेकिन मतलब सजग रूप से मैं जानबूझकर वापस लौट आता था। 14 से 19 के जी, उसमें ज्यादा रहने। इसलिए स्मृति ईरानी के कामों पर मैंने विस्तार से नहीं लिखा है, इसलिए सूची दे दी है कि जिनको अगर देखना हो तो वो सूची देख लें। देख लें, अपने हिसाब से हाँ, तस्दीक कर लें, और पड़ताल। ताकि कभी मन में दबी छुपी एक आकांक्षा ये भी थी कि अगर ये किताब कहीं से सफल होती है तो एक रेफरेंस बुक के तौर पर इसका उपयोग आने वाली पीढ़ी अगर कर सके, तो इसलिए मैंने वो दिया है। मुझे लगता है कि इस किताब को भाजपा से ज्यादा कांग्रेस वालों को पढ़ना चाहिए, शायद उनको अपनी छींचा लेदर के कुछ सिरे मिल जाएं। आ, किताब का पहला पन्ना ही काफी, जिसको हम लोग न्यूज रूम की भाषा में कहते हैं कि हुक, वो बड़ा क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि अ, स्मृति बड़ी निर्लिप्तता से अपने लीड की खबरों को और बधाई को ले रही थी। क्योंकि आपने इस किताब के सिलसिले में उनसे खूब बातचीत भी की है, क्या ये उनके व्यक्तित्व का अनिवार्य हिस्सा है? क्योंकि कई लोग ये भी उनके टेम्परामेंट के भी बारे में बहुत सारी चीजें लुटियंस दिल्ली में कही जाती हैं कि बिल्कुल। अ, मुंहफट है, कोई कहता है शॉर्ट टेम्पर्ड, सब अलग अलग, जिसको जैसे भी जिसने ऑब्जर्व किया हो। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल दूसरे किस्म की स्मृति ईरानी नजर आती है।
मुझे लगता है कि सौरभ जी, ये मैंने जो अब उनके व्यक्तिगत स्वभाव के बारे में टिप्पणी करना मेरे लिए इसलिए भी उचित नहीं समझता हूं मैं, क्योंकि वो व्यक्तिगत बातचीत हो जाएगी। और आपको एक बात बता दूं, जो लोग उनको मुंहफट कहते हैं, जब वो मानव संसाधन मंत्री थी तो एक एक अखबार ने लिखा कि स्मृति ईरानी ने किसी को कहा कि मैं खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। कोई उनसे मिलने गया था तो कहा कि आप, गुस्सा इतना हो गई कि उन्होंने कहा कि मेरे खिड़की से बाहर फेंक दूंगी आपको अपने केबिन से। ये अखबारों में छपा भी। बाद में पता चला कि उनके केबिन में कोई खिड़की नहीं है। जी, उनके कैबिन में खिड़की नहीं है, मैं गया हूँ। तो इसलिए इस तरह की बातें और चलती रहती हैं। और मैं, लुटियंस मीडिया में यकीन नहीं है मेरा, और मैं इस शब्दावली से भी मुझे मतलब थोड़ा सा ये है, मीडिया मीडिया है, सब अपने जी। अपने हिसाब से काम करते हैं। आपको एक और बात बताता हूं, इस चुनाव में मैं अमेठी 4 बार गया। जी। अपने इस किताब लिखने के क्रम में 1.5 साल में 4 बार अमेठी गया। मैंने एक बहुत ही प्रतिष्ठित रिसर्च के दौरान एक बहुत ही छोटी प्रसार संख्या वाला, बहुत प्रतिष्ठित माने जाने वाली पत्रिका में स्मृति ईरानी पर एक कवर स्टोरी की। और जिन्होंने कवर स्टोरी लिखी है उनके नाम के परिचय में अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट भी लिखा हुआ है। तो जी। मैंने बहुत गंभीरता से लिया उस लेख को, और मैंने पड़ताल करनी शुरू की। तो उन्होंने अमेठी के एक आलोक ढाबा का जिक्र किया है, और लिखा है कि स्मृति ईरानी जब 2014 में चुनाव लड़ने गई तो 6 एसी कमरों में उनके स्टाफ रहते थे। सौरभ जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आलोक ढाबा में एक के अलावा दूसरा कमरा नहीं है। तो मैं, ऐसी चीजों से मेरा बहुत रास्ता पड़ा। जैसे राजदीप सरदेसाई आपके साथ बैठते भी हैं, उनकी किताब से भी बहुत सारी चीजें मैंने उठाई हैं। और कुछ राजदीप ने जो चीजें अपनी किताब में लिखी हैं उसको फर्स्ट हैंड अकाउंट से मैंने निगेट भी किया। जी। तो क्योंकि मुझे लगता था, और राजदीप ने यह स्वीकार किया अपनी किताब में, कि दिल्ली के पत्रकार जो जाते थे वो प्रियंका गांधी के साथ जाते थे और वहीं बैठे रहते थे और उनके दौरे को कवर करके वापस लौट आते थे। हम्म। तो अमेठी में स्मृति ईरानी के जीत या हार का अंदाजा इस वजह से नहीं लगाया जा सका कि लोगों ने इस इन रणनीतियों को और स्मृति ईरानी के कामों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। उनको ये लगा कि ये चुनाव जो है वो गांधी परिवार का गढ़। जबकि सौरभ जी, मैं बताऊं, मैंने ईमानदारी से जितना घूमा, मुझे कहीं गढ़ नहीं नजर आया। हम्म। ये गांधी परिवार का गढ़ कहने वाले लोग, बहुत नाराजगी थी वहां। और मैं थोड़ा अपनी अंग्रेजी की किताब का प्रमोशन कर दूं, फरवरी में लॉन्च होने वाली, उसका नाम ही हमने रखा है फ्रॉम डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी। तो वो, ये चीज जो थी ना, दरअसल अमेठी में स्मृति ईरानी के कौशल की जीत जितनी थी, बीजेपी संगठन की जितनी जीत थी, उतना ही मुझे लगा कि वहां की जनता का एक परिवार के खिलाफ उठ खड़ा होना भी एक बहुत बड़ी वजह थी। हम्म। खासतौर पे एक ऐसे दौर में जब एक्सेस बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपने नेता तक पहुंच पाए, उससे जुड़ी सूचनाओं तक पहुंच पाए, चाहे समाचार हो चाहे दूसरी चीज है। किताब को पढ़ के ये कई जगह आपने कई लोगों का जिक्र किया जो ये कह रहे हैं कि साहब, हमारी राहुल गांधी तक रीच नहीं है, उनके इर्द गिर्द एक कोठरी है। और उसी क्रम में आप एक ऐसे शख्स का जिक्र करते हैं जो गांधी परिवार के अमेठी और रायबरेली होने के क्रम में अनिवार्य रूप से पृष्ठभूमि में नजर आते हैं, किशोरी लाल जी। तो जी ये जो बिल्कुल। बात है कि वो खुद चाहते थे कि जीत का अंतर घट जाए इस बार राहुल गांधी का, ताकि उनकी पूछ बढ़ जाए, और ये जो एमपी से सिपह सालार नए लाए गए हैं उनका कद घटे। ये क्या है, जरा फकना। सर, ऐसी बहुत सारी कांग्रेस के लोगों ने बातें बताई मुझे। और ये कांग्रेस के वहां के जिला के एक महासचिव ने ही मुझसे ये बात बताई। और उन्होंने कहा कि किशोरी लाल जी ने एक मीटिंग में कहा कि भैया, राहुल जी का मार्जिन 1 लाख रहेगा तो हम सबकी वक़्त थोड़ी कम हो जाएगी, तो जीत जाए, बहुत अच्छे से जीते, लेकिन मार्जिन थोड़ा कम करा दो। तो मार्जिन, सब लोग मार्जिन कम कराने में लग गए। नतीजा ये हुआ कि मार्जिन 55,000 कम हो गया। हम्म। और आपको मैं ये बताऊं कि कांग्रेस की हालत क्या हो गई थी कि राहुल गांधी के दूसरे जगह से लड़ने का प्रस्ताव कांग्रेस के पास पहुंचता, या हम जैसे मीडिया के लोगों तक वो पत्र पहुंचता, इसके पहले स्मृति ईरानी ट्वीट कर देती थी उसको। हम्म।
मैंने इसमें उनके एक ट्वीट का जिक्र भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अमेठी क्या भाग मिल्खा भाग की पैरोडी पर एक उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा है। मैंने जी। उस ट्वीट का उल्लेख किया है। तो कांग्रेस पार्टी में वहां दरअसल जो कार्यकर्ता थे वो वहां के नेताओं से बहुत खफा थे, वो डरते थे। मैंने खुल के लिखा है कि एक कार्यकर्ता ने मुझे ये बताया कि हमें नेताओं के पास जाने में डर लगता है, वो पॉकेट से पैसे ना निकाल लें। अरे। तो किसी भी पार्टी का नेता और कार्यकर्ता के बीच में अगर अविश्वास आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी का उस पर्टिकुलर इलाके में क्या हो सकता है। राहुल गांधी के नाम पर इतनी दुकानें खुली हुई थी अमेठी में, अब भी खुली होंगी, मुझे लगता नहीं है कि अब भी वो दुकानें बंद हुई होंगी। राहुल जी से मिलवा देंगे। मैंने एक शहीद के परिवार का जिक्र किया है अपनी इस किताब में, जी। जिसमें 2016 में वो शहीद हुए और वो कहा गया कि पेट्रोल पंप और ये दिया जाएगा, 3 आदमी को दिल्ली लेके चलो। शहीद के पिताजी उन 3 आदमी का खर्चा उठाते हैं, दिल्ली लेके आते हैं, और ये सब कांग्रेस के लोग कर रहे थे। तो इससे बहुत बदनामी हो रही थी पार्टी की, और नेतृत्व को इसको चेक करना चाहिए था, जो नेतृत्व कर नहीं पाया, मुझे लगता है। एक चीज बताइए, हम लोग पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, इनफैक्ट 99 ऑनवर्ड से, जब इंदिरा की और राजीव की राजनीतिक वारिस के तौर पर सोनिया अपने को प्रोजेक्ट करती हैं और रायबरेली और अमेठी के इलाके में दोबारा सक्रिय होती हैं, कि प्रियंका गांधी हमें फोरफ्रंट पर नजर आती। जब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आई थी तब भी ये बात बार बार हो रही थी कि वो वहां का प्रबंधन देखती हैं, कभी स्वयं सहायता समूह के साथ बैठी हुई तस्वीरें। ये राहुल के साथ साथ प्रियंका गांधी की भी विफलता मानी जाए कि वो मैनेज नहीं कर पाई अमेठी का चुनाव। जब प्रियंका गांधी की शादी हुई थी और वो पहली बार आई थी अमेठी के चुनाव पर, तो अमेठी में पोस्टर लगे थे, दीदी जीजा जी आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। हम्म। और 2019 के चुनाव आते आते प्रियंका गांधी को अपनी सभाएं रद्द करनी पड़ी। रद्द करनी पड़ी। जी। आपने किताब में लिखा है, क्या वजह थी? अब ये वजह यही थी कि आप कार्यकर्ताओं में वो विश्वास नहीं दे पाए। और एक जगह मुझे अपने रिसर्च के क्रम में मिला कि राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाने थे, लेकिन किसी ने नरेंद्र मोदी को रावण के तौर पर दिखाते हुए अमेठी में एक पोस्टर लगा दिया था, जिसकी खूब चर्चा, आप कहीं भी गूगल पे सर्च कर ले वो पोस्टर मिलता है जी। हमें। तो लोग इस बात से नाराज हो गए थे कि आपने नरेंद्र मोदी को, और बल्कि कांग्रेस पार्टी के नदीम अशरफ जायसी ने मुझसे कहा भी कि चौकीदार चोर चोर है, उल्टा पड़ गया हमें। हम्म। हमें हम न राष्ट्रवाद की लहर को समझ पाए और न चौकीदार चोर है के नारे के नकारात्मक पक्ष को हम समझ इनको पाए। लगा कि हम बोफोर्स 2.0 कर लेंगे। हाँ, मतलब ये वही कांग्रेस की दिक्कत यही है कि कांग्रेस इस चुनाव में वीपी सिंह बनने की कोशिश कर रही थी, हम्म। जबकि कांग्रेस को कांग्रेस ही रहना चाहिए था। हालांकि सलाह देना बहुत आसान है। मैं एक चीज और एक बहुत दिलचस्प प्रसंग बताता हूँ आपको। जी। जब आप कांग्रेस की चर्चा कर ही रहे तो एक और सुन लीजिए कि राहुल गांधी की एक खासियत मुझे अमेठी में पता चली, सौरभ जी। हम्म। मुझे मुझे ये बताया गया कि राहुल जी जब पार्टी कार्यकर्ता से नाराज होते हैं तो वो बिहार में कहते हैं रूस जाते हैं, मतलब वो उससे बातचीत बंद कर देते हैं। तो उस पर, उस कार्यकर्ता की गलतियों को या उसके जो गलत काम है उसको दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं, न दंडित करने का प्रयास करते हैं, न उसको, मतलब उससे बातचीत बंद कर देते हैं। अब वो पार्टी में बना भी रहता है, वो अब गलत काम करता भी रहता है। और इस पर मैंने विस्तार से उदाहरण पूर्वक अपनी किताब अमेठी संग्राम में बताया भी है जी। कि किस तरह से राहुल गांधी जब किसी से नाराज होते हैं तो वो मुंह फुला के बैठ जाते हैं। यही वर्ड कांग्रेस के लोगों ने मुझे कहा कि अरे नेता तो वो होता है जो पारितोषिक दे या दंडित करे, हम्म। राजा वो होता है जो हमें अच्छे काम के लिए शाबाशी दे और खराब काम के लिए दंडित करे और अच्छे काम को करने के लिए प्रेरित करे, रास्ता दिखाए। आप नाराज होके चुप बैठ जाएंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा। आ, इसमें गोवा के दो मुख्यमंत्रियों का जिक्र आता है। बिल्कुल। स्मृति ईरानी 2014 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी के तौर पर गोवा की प्रभारी रही। जी। मनोहर पर्रिकर का जिक्र आता है, और तब मुझे लगता है कि
बीजेपी के केंद्रीय आलाकमान को ये लगता है कि अमेठी का दुर्ग भेदा जा सकता है 2014 का, वो मनोहर पर्रिकर वाली बात और प्रमोद सावंत वाली बात क्या है? देखिए 2014 में मनोहर पारिकर जब आए थे, मुझे लगता है मई में वो आए थे अमेठी, और 2 दिन रहे भी थे। और उसके बाद उन्होंने ये भांपा था, उनको ये लगता था कि स्मृति ईरानी में राजनीति की नब्ज पर हाथ रखने की का कौशल है उनके पास, वो राजनीति समझती हैं और खालिस पॉलिटिक्स करती हैं। तो 2 दिन रहने के बाद वो दिल्ली आए थे, और दिल्ली आकर उन्होंने नरेंद्र मोदी से ये कहा था कि अमेठी की फिजा मुझे कुछ बदली बदली सी लग रही है, आपको वहां एक रैली करनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ने, जो मुझे मनोहर पर्रिकर साहब ने खुद बताई थी, जी। तब मैं किताब नहीं लिख रहा था, ऐसे चर्चा के समय उन्होंने बताई थी, जब वो रक्षा मंत्री थे तब मैं एक बार उनसे मिला था। तब उन्होंने बताई थी कि नरेंद्र भाई ने उसी समय अमित शाह को फोन किया कि मेरी एक रैली अमेठी में करवाओ। तो बड़ी मुश्किल से चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, मुझे लगता है 5 मई। 5 मई की तारीख थी, 5 मई को नरेंद्र मोदी की रैली वहां आयोजित कराई गई, और इस तरह से प्लान किया गया कि मतलब 5 बजे के पहले वो रैली खत्म हो जाए। वो नरेंद्र मोदी की 2014 के चुनाव की आखिरी रैली थी मुझे लगता है। और उससे बहुत फर्क पड़ा था। बल्कि कुछ पत्रकारों ने तो ये भी कह दिया था, मेरे पास कोई सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं है इसका, इसलिए मैंने इस किताब में उसका उल्लेख नहीं किया है, कि उस चुनाव में स्मृति ईरानी लगभग जीत गई थी, लेकिन राजनीतिक प्रबंधन की वजह से और अखिलेश यादव की मदद की वजह से वो राहुल जी जीते। लेकिन मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, और मैं हियरसे को अपनी इस किताब में शामिल करना नहीं चाहता था, इसलिए इसको लिखा नहीं। आपने वो शब्द बातचीत में आप ले ही आए हैं, राजनीतिक प्रबंधन। अगर आप मेरे दर्शकों को बता सकें, जो आपने किताब में विस्तार से लिखा है, जिसको मैं 3 टियर व्यवस्था कहता हूँ, संघ, संगठन और खुद व्यक्ति, स्मृति ईरानी की उनकी भी टीम थी, तो वो व्यवस्था कैसी थी जिसके जरिए 2019 का चुनाव लड़ा गया? हाँ, 2014 के चुनाव में संघ की भूमिका उतनी हो नहीं पाई थी, क्योंकि सही मतलब उतना समय नहीं बचा था। लेकिन 2014 के चुनाव के बाद से संघ लगातार क्षेत्र में काम कर रहा था, और संघ की शाखाओं में एक खेल खेला जाता था, चलो दिल्ली, हम्म। है ना। तो शाखा के इस खेल का भी बहुत योगदान है। मतलब एक साथ सैकड़ों जगहों से आवाज आती थी, चलो दिल्ली, और वो आवाज रोज आती थी। तो लोगों में एक माहौल बन रहा था। और संघ ने वहां एक और चीज किया था कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को हर बूथ हिंदू राष्ट्र का नारा दिया था, हम्म। और कहा था कि आप अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो अपने बूथ पर 100% वोटिंग करा लो, समझ लो आपका हिंदू राष्ट्र बन गया वो। उसके बाद वहां पर पैसे बांटने की बहुत बातें सुनने को मिली सौरभ जी। मैंने अपने आप हाँ, को जरा बहुत इसको भी बताइए, ये जो लिफाफा बांटो कल्चर है जिसका आपने जिक्र किया है। मैंने अपने आप को बहुत जज्ब करके, बहुत सावधानी से, वकीलों की राय रोकते के हुए। बाद वकीलों की राय के बाद कि इतना तक लिख सकते हैं। इस किताब को 3 बार वकीलों ने देखा, उसके बाद उसको अप्रूव किया गया, फिर मैंने उसको, वो मतलब बहुत ही, ये वहाँ बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होता है कुछ, बीडीसी बोलते हैं उत्तर जी प्रदेश में जी लोग। जी। और बीडीसी क्या करते हैं कि लोगों से उनके मतदान पहचान पत्र ले लेते थे। हम्म। और आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी की सचिव के बीच एक बकझक हुई थी 2014 के चुनाव में। 2014 के चुनाव में, मिसेस सहाय या कुछ नाम था उनका। तो वो यही खेल था। वो वोटिंग हो रही थी, ये वहां पहुंच गई, लोग दिखे नहीं, वोट उतने ज्यादा, तो यही सब था कि आप क्या कर रही हैं यहाँ। तो इस बार उसको भी रोकने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री लगाए गए, पंचायती राज मंत्री लगाए गए। तो भूपेंद्र सिंह और हाँ, कुछ धर्मेंद्र जी भी कुछ नाम है, नहीं, हाँ, अरे अपने अतुल गर्ग गाजियाबाद वाले। भूपेंद्र सिंह और अतुल गर्ग, इन दो जी लोगों की जी जिम्मेदारी लगाई। जी जी जी, इन लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई थी, और इन लोगों ने बीडीसी के साथ बैठक करके ये कहा भी कि आप लोग चुनाव प्रक्रिया में दखल मत डालिए, आप लोग अपना काम करिए। तो मुझे लगता है कि परोक्ष रूप से वो संकेत देने की कोशिश भी की गई थी कि
मतलब अगर कोई गड़बड़ करोगे तो मतलब आपको धमकी भी है। और संजीव बालियान एक स्तर पे काम कर रहे थे। संजीव बालियान से के साथ आपने देखा होगा उन्होंने बहुत सारी, सबसे एक मजेदार बात बताऊं, यहाँ बीजेपी में भी विरोध था स्मृति ईरानी का। अच्छा। जी, मयंकेश्वर शरण सिंह जो मेरे ख्याल से विधायक हैं वहां के, सलोन के शायद विधायक हैं वो, जी। और जो गरिमा सिंह अमेठी की विधायिका हैं, ये दोनों नहीं चाहते थे कि स्मृति ईरानी जीते, जिसका जिक्र मैंने खुल के किया है। और और मैं सुरेश पासी से भी लोग नाराज थे। सुरेश पासी से इस वजह से नाराज थे कि वो राज परिवार के खिलाफ क्यों है, वो मयंकेश्वर शरण सिंह के खिलाफ। तो मयंकेश्वर शरण सिंह क्या कर रहे थे, स्मृति ईरानी के खिलाफ बहुत बयानबाजी कर रहे थे। उनको लग रहा था कि ये कुछ रिएक्ट करेंगी तो उनको कुछ मौका मिलेगा और कुछ, मतलब इस तरह की बात थी। लेकिन स्मृति ईरानी पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने रिएक्ट ही नहीं किया मयंकेश्वर शरण सिंह। फिर किसी तरह पार्टी के लोगों ने मिलकर, मतलब राजा हैं तो राजा के पास तो चुनाव के उम्मीदवार को जाना ही चाहिए, तो वो पहुंची और फिर दोनों में हुआ। गरिमा सिंह के साथ दूसरी बात थी, गरिमा सिंह अपने पुत्र अनंत सिंह को वहां से उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहती थी, और उनको लगता था कि अगर स्मृति ईरानी दूसरी बार हार जाएंगी तो शायद उनके पुत्र के लिए सीट खुल संभावना, जाएगी। सीट खुल जाएगी। तो वो इस वजह से नाराज थी। लेकिन संजीव बालियान ने उनको मैनेज किया। गरिमा सिंह के दामाद संजीव बालियान के मित्र थे, दोनों साथ पढ़ते थे। अमेरिका में रहते हैं जो। जी, अमेरिका में रहते हैं, और इस तरह से वो सब कुछ मैनेज हुआ। तो इस तरह से आप देखें तो पैसे बांटने वाली बात पे अब मैं आता हूं, ये राजनीतिक बातें होंगी। पैसे बांटने वाला का क्या था कि हमें इस बार, चूंकि केंद्र में इनकी सरकार थी, इसलिए दिल्ली एयरपोर्ट से लेके फुर्सतगंज हवाई अड्डे तक नजर रखी जा रही थी। तय ये किया गया था कि किसी को रोका नहीं जाएगा, क्योंकि रोकने से फिर उस तरह की बातें शुरू हो टकराव, जाती। हाँ, कांग्रेस राजनीतिक के संघर्ष हुई। एक बार तो कांग्रेस के बड़े नेता एक आए, उन्होंने 3 बड़े बड़े सूटकेस लेके आए। उनको लगा था कि सूटकेस देख के शायद रोक लिया जाएगा, लेकिन सरकार ने बहुत चतुराई से उन लोगों को जाने दिया। तो पैसे का खेल बहुत बहुत चलता था अमेठी में, ऐसा मुझे बताया गया। और हर बात में ये होता था कि वहां ठेकेदारी प्रथा थी कि ये बड़े वाले हैं, इनको 2 लाख रुपए दे दो, वो लिफाफा बना के नीचे वाले को बांटेंगे, वो फिर तीसरे वाले को। और इस चुनाव में जीत की एक प्रमुख वजह मैं ये मानता हूं कि संघ के सहयोग से स्मृति ईरानी ने इस चक्रव्यूह को भी तोड़ा। पैसे बांटने का जो तंत्र था वो बीडीसी को अटैक करके मुझे लगता है कि उसको खत्म किया गया, और उस वजह से थोड़ी परेशानी तो हुई। मैन टू मैन मार्किंग करके कि हाँ, वो भी दिलचस्प है कि कैसे संघ के कार्यकर्ता एक एक गाड़ी को कांग्रेस की टेल कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं कर बिल्कुल रहे हैं पर टेल कर रहे हैं। ट्रेल कर रहे हैं। और वो किनसे मिल रहे हैं ये जानकारी केंद्र, मतलब संजीव बालियान को, स्मृति ईरानी को और परमेश्वर जी को, जो संघ के वहां के इंचार्ज थे, इन तीनों को पैरेलली दी जाती थी कि ये आदमी इससे मिल रहा है, ये आदमी इससे मिल रहा है। और इनका पुराना अनुभव भी 2014 का खराब था। इनके भी कुछ लोग बाद में जाके कांग्रेस से मिल गए थे। एक प्रसंग मैंने उल्लेख भी किया है कि किस तरह से इनके सर्वे को भाग गया वो। चंद्रमौली नाम का कार्यकर्ता जी सर्वे लेके भाग जाता है। जी 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 जी। तो ये आपने सब अनुभव था। 2014 के चुनाव का जिक्र किया। 2014 और 2019 इन दोनों चुनावों को लेकर जो की कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं यूपी की, उसमें हमने एक कॉमन बात सुनी। आप उसकी जी तस्दीक कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं कि कुछ सीटें थी जिनमें राज्य सरकार की, पहले अखिलेश यादव और फिर योगी आदित्यनाथ, विशेष दिलचस्पी थी। और उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी एक पॉलिटिकल बुक में टूल होते हैं वो सब अपनाए जा रहे थे। चाहे वो कन्नौज का चुनाव हो, चाहे वो अमेठी का चुनाव हो, जहां पे भी की कंटेस्ट था। 2014 में भी ऐसा हुआ और 2019 में भी ऐसा हुआ। चाहे वो मंत्रियों की फौज लगाना हो, प्रशासनिक अफसरों को हनक में रखना हो। आपको लगता है कि अमेठी में इस चीज का फायदा भी मिला कि योगी आदित्यनाथ की सरकार थी? बिल्कुल मिला, बिल्कुल मिला। अगर अखिलेश यादव की सरकार रहती तो स्थितियां थोड़ी तो प्रतिकूल होती। और आपने देखा था जब प्रियंका गांधी की सचिव से बहस हो रही थी तो पुलिस अफसर किस बुरी तरह से स्मृति ईरानी से पेश आ रहे थे। जी। वो माहौल बदल गया था। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो माहौल एकदम बदल गया था। जो पुलिस अफसर स्मृति ईरानी के साथ बदतमीजी से पेश आ रहे थे वो सारे अब
राइट टाइम थे। हम्म, तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो होता ही है, लेकिन इस तरह की बातें सिर्फ हम कयास लगा सकते हैं कि दबाव बिल्कुल। होंगे, अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो रायबरेली भी बीजेपी जीत जाती। आपको लगता है कि रडार पे अगली कॉन्स्टिट्यूंसी वही है? व्हाट डू यू थिंक एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर? कोई रडार की आवश्यकता नहीं है सौरभ जी। मैं आपको बताऊं, अगर कोई गंभीरता से वहां से चुनाव लड़ ले जी। तो रायबरेली बहुत आसानी से कांग्रेस हार जाएगी। लेकिन वही है कि जैसे स्मृति ईरानी यहाँ चुनाव लड़ने गई थी, जब इन्होंने नामांकन दाखिल किया तो बीजेपी के लोग ही पूछते थे कि मैडम आप वापस कब जा रही हैं। तो इन उनको लगता था कि अरे टीवी की एक्ट्रेस हैं, आई हैं, अब थोड़ा अपना हाथ वाथ हिलाया। और जब इन्होंने कहा नहीं मैं तो यहीं रहने आई हूँ और मैं यहीं रहूंगी और मैंने घर ले लिया है किराए पर। और ये भी बहुत बड़ी बात है सौरभ जी कि गांधी परिवार का आज तक वहां कोई घर नहीं है, ना उन्होंने बनाया ना किराए पे लिया। और स्मृति ईरानी ने 2014 से ही किराए पे घर ले लिया था। उस घर को भी देखने गया मैं, उस घर की भी एक कथा है। क्या? एक हमारे मित्र ने लिखा और बड़ा बड़ा छपा कि स्मृति ईरानी महल नुमा घर में रहती हैं। तो मेरी बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं देखूं, क्योंकि ये सब चीजें मैं जब 2014 से 2019 के बीच के अखबार खंगाल रहा था, मेरा सबसे स्रोत अखबार ही थे उस दौर के। हम्म। चाहे वो बिजली का आंदोलन रहे, चाहे कुछ भी रहे, अखबारों से मुझे सारे प्राथमिक जानकारी मिलती थी, लीड वहीं से मिलती थी मुझे। तो उस एक बड़े राष्ट्रीय अखबार में छपा था कि स्मृति ईरानी तो महल नुमा घर में रहती हैं। तो मेरी बड़ी जिज्ञासा हुई कि भाई महल नुमा घर देखने चला जाए। सौरभ जी मैं बताऊं, मुंशीगंज के जब उस घर में पहुंचा मैं, तो नीचे वहां सीमेंट का गोदाम है। जो महल नुमा घर था वो नीचे सीमेंट का गोदाम है पूरा। फर्स्ट फ्लोर पर दो कमरों का एक घर है। और जैसे हमारे छोटे कस्बों में घर बनता है, बीच में आंगन की छत होती है जिसमें वो होता है, एक बाथरूम है। एक ही बाथरूम है जिसमें वो अपने सारे सहयोगियों के साथ रह रही थी। एक इनका कमरा है, एक इनका बेडरूम है, बस। तो वो महल नहीं था। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उस पत्रकारिता के पेशे में हूं जहां कुछ लोग ऐसे भी हैं। उसी रिपोर्टर ने गलती स्वीकार करते हुए लेख लिखा कि मुझसे गलती हो गई थी। तो जो लोग पत्रकारिता को झाड़ू से बुहार देते हैं ना, उनको ये भी जी देखना बिल्कुल। चाहिए कि हमें गलती स्वीकार करने वाले लोग भी हैं। कम है लेकिन हैं। हम्म। तो ये, और एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं जो मुझे वहां अमेठी के लोगों ने और उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के पत्रकारों ने बताई कि एक सदगुरु किराना स्टोर है लखनऊ जी में। जी जी। बताऊं या आपकी हाँ हाँ, नहीं मुस्कुराहट? नहीं, बिल्कुल बताएं, बिल्कुल बताएं। तो गांधी परिवार जब दौरे पर जाते हैं अमेठी, तो पूरा पानी तक भी सदगुरु किराना स्टोर हजरतगंज से ही जाता है उनके लिए। हाँ। वो अमेठी का पानी पीते हैं नहीं पीते ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पानी भी लखनऊ से ही जाता है। ऐसा मुझे वहां के लोगों ने बताया जो लंबे समय से 20-25 साल से कांग्रेस को कवर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदगुरु किराना स्टोर से पूछ लीजिए, आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप उन्हीं से पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगी ये बातें। तो न उनका कोई घर, न उनका कोई अमेठी से लगाव। तो ये कितने दिनों तक भावना की खेती आप करते रहेंगे? भावना की भी तो कोई कितनी बार फसल काटेंगे? बंजर तो होना ही था। आ, ये आपने जैसे जिक्र किया है किताब में और परिणामों में भी वो परिलक्षित होता है कि आ, और ये नई भाजपा के साथ है भी कि वो इजी नहीं रहने देते किसी भी कंटेस्ट को। लोग कहते रहे कि साहब नगर पालिका के चुनाव में अध्यक्ष चले गए, भाई उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके विस्तार के लिए तो वो जाएंगे, सब जगह अपनी शक्ति लगाएंगे। अ, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जैसे अभी तक रायबरेली में वैसा कंटेस्ट नहीं दिखा। और पहले के लिए कहा जाता है कि पहले चाहे भाजपा की सरकार रही हो, सपा की, बसपा की, इन दो सीटों को माइनस करके चला जाता था। तो ये प्रवृत्ति क्या थी कि एक दूसरे के न्यूक्लियस को टच ना किया जाए या क्या? वो भारतीय राजनीति के इतिहास पर अगर नजर डालेंगे तो ये एक सुविधा वाली राजनीति बहुत लंबे समय से इस देश में चली कि फलाने पार्टी के अगर अध्यक्ष है तो सामने वाले को टच नहीं करेंगे। लेकिन पिछले समय से मैं जो बीजेपी, नई वाली बीजेपी की रणनीति देखता हूं,
वो किसी भी चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ते हैं। चाहे आप वहाँ कश्मीर का चुनाव देख लीजिए, चाहे आप हैदराबाद के म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव देख लीजिए, हम्म। कहीं के चुनाव को भी बहुत गंभीरता से लड़ते हैं। चाहे मैं जहां रहता हूं उत्तर प्रदेश में, वहां के स्थानीय निकाय के चुनाव को देख लीजिए। और अब वो सुविधा वाली राजनीति नहीं हो गई। राजनीति का मतलब अब ये हो गया कि हमें चुनाव लड़ना है और लड़के जीतना है। तो वो हम्म। जो एक लिहाज वाली राजनीति होती थी ना, कि यहाँ से नेहरू जी लड़ रहे हैं, यहाँ से राजीव जी लड़ रहे हैं, यहाँ से सोनिया जी लड़ रही हैं, जो कि बीजेपी ने अमेठी में लगातार किया। जो 1998 में संजय सिंह वहां से चुनाव लड़ते हैं और 1999 में हार जाते हैं। बुरी तरह से जी। और उसके उसके बारे में बहुत किंवदंतियां मुझे सुनने को मिली कि फलाने नेता ने फलाना पैसा ले लिया, फलाने नेता ने। क्योंकि अमेठी में, मैं सौरभ जी, मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि वहां पैसे की ही बात हो। दो ही बात अमेठी में होती है, एक चिली पनीर की और एक पैसे की। आप सौरभ जी किसी के घर पे 3 बजे भी पहुंचिए तो कहेंगे अरे भैया आए जरा चिली पनीर मंगवा दो। तो जब मैं पहली बार गया तो मुझे ये चिली पनीर का वो समझ नहीं आया, लेकिन फिर मुझे लगा कि वहाँ चिली पनीर लोगों के आओ भगत का एक बहुत ये तरीका है। आप 3 बजे हाँ। बैठेंगे, आपको चिली पनीर पेश किया जाएगा और उसके बाद चाय पिलाई जाएगी आपको। हम्म। तो अमेठी के कुछ बहुत दिलचस्प किस्से, जैसे स्मृति ईरानी की एक सहयोगी ने बताया कि इन लोगों का मन हुआ कि डोसा खाया जाए। हाँ। तो वहां एक डोसे की दुकान थी, वहां खाने पहुंचे तो नेता हैं तो उनके साथ 15-20 लोग पहुंच गए। हाँ। डोसा ऑर्डर किया गया तो उस बेचारे ने डरते डरते कहा, मैडम मैं ना दिन भर में 5 ही डोसा बनाता हूँ हर दिन, तो मैं 5 ही दे पाऊंगा। जी। और एक और बात सौरभ जी मैं बताऊंगा, मेरे पीछे विनोद मेहता की किताब लगी हुई है, द संजय स्टोरी। उसमें उन्होंने जी। जी। अमेठी का जिक्र किया है बहुत विस्तार से, जिसको मैंने अपनी किताब में कोट भी किया है। हाँ जी। जो स्थितियां 1977 में थी जब वो वहां गए थे, उससे थोड़ा सा बदला 19 में जब मैं गया वहां। तो लोगों के हाथ में मोबाइल आ गए, और विनोद मेहता कह रहे थे कि साइकिल चलती थी, ट्रांजिस्टर एक दो हुआ करते थे, ये सब चीजें बढ़ गई। लेकिन सौरभ जी अगर आप अमेठी में कहीं रुकना चाहें तो कोई इस तरह का होटल नहीं है जहां की मतलब ठीक से आपको खाना मिल जाए, लॉन्ड्री कपड़े धुल जाएं। वो सब काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये तो प्रमोद सावंत ने भी अपनी बातचीत में मुझसे, गोवा के मुख्यमंत्री ने बताया है कि मतलब एक विधायकों को और केंद्रीय मंत्री को किसी गेस्ट हाउस में इस तरह से रहना पड़े। तो अमेठी में पता नहीं क्या हुआ इतने सालों में, मुझे समझ नहीं आता कि 25 उधर हो गया और 20 साल इधर हो गया। तो ये आप समझिए 45 साल में मतलब न होटल, न पता नहीं क्या विकास हुआ, मुझे समझ नहीं। हाँ, लेकिन संजय गांधी अस्पताल का एक स्वीट बहुत अच्छा है। वहां सारी आधुनिक सुविधाएं हैं। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और वहीं पे जाके कुंवर रुकते हैं। तो अच्छा। इसमें एक चीज जो कांग्रेस के कथित शीर्ष नेतृत्व, कथित इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि बार बार हरकारा लगता है लेकिन राजी नहीं हो रहे हैं कथित तौर पे। उसके बारे में पता चलता है जब वो चुनावी हार के बाद एक मीटिंग होती है और उसमें कहते हैं कि हाँ मैं, देखिए मैं आता रहूंगा लेकिन अब मैं वायनाड का सांसद हूँ। और गलती तो आप लोगों ने भी की है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। ये जो दम्भ है कि आप हारे, आपकी गलती नहीं है, जनता की गलती है या कार्यकर्ताओं की गलती है। क्या है ये दम्भ? मुझे इस बात की मुझे इस बात की खुशी है सौरभ जी कि आप उन्हीं बिंदुओं पर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं जिसको मैंने जानबूझ के पाठकों को व्याख्यायित करने के लिए छोड़ दिया था। आपने शुक्ला जी वाले से शुरू किया, मैंने इसको भी जानबूझ के व्याख्यायित नहीं किया था, आपने इसको डिकोड कर दिया। दरअसल ये एक दंभ ही है कि तुमने हराया है मुझे तो अब झेलो। हम्म। और ये उनके पत्र से भी दिखता है। सोनिया गांधी जाती हैं और वो कहते हैं कि अब मैं वायनाड का भी सांसद हूं, भाई मुझे वहां का भी ख्याल रखना है। तुम्हारे लिए तो स्मृति ईरानी है, हम्म। वो आपको प्यार करेंगी। लेकिन एक दो चीजें मैं और आपको आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक तरफ ये परिवार का दम्भ है, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी जैसी सहजता से मिलने वाली, मतलब मुझे वहां की महिलाओं ने बताया कि वो चटाई पे बैठ जाती थी हमारे साथ। तो मेरे दिमाग में अचानक इंदिरा गांधी की वो बेलछी वाली तस्वीर कौन थी, आपने जब जिक्र वो भी किया हाथी है पे चढ़ किताब के में। दलितों को। जी।
मैंने किताब में इसका जिक्र भी किया है। तो राजनीति में अगर आप इलीट बन के रहना चाहेंगे तो थोड़ी परेशानी भारतीय जनमानस को अपने साथ जोड़ने में आपको हो सकती है। और जैसे आपने वो पिपरी गांव वाला मैंने उदाहरण दिया है कि कटान से लोग परेशान थे और उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर लिया था। 2014 और में। और स्मृति ईरानी को मुंह पे कहा कि बिटिया हम आपको वोट नहीं देंगे, वोट हम राहुल को भी नहीं देंगे। हम्म। अब यहाँ क्या होता, दूसरा पक्ष होता तो वो वहां से चला आता नमस्कार करके। इन्होंने कहा वोट मत देना, इस मुझे वोट मत देना, पर लोकतंत्र में अपनी आस्था बरकरार रखो, और मैं आपको कह के जा रही हूं कि आपकी इस समस्या का समाधान करूंगी। और कागज बताते हैं कि जब उमा भारती जल संसाधन मंत्री थी 2014 में, तब भी प्रयास हुआ, अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व काल में नहीं हो सका, और योगी जी के मुख्यमंत्री बनते हुए वो कटान की समस्या दूर हुई, और उस पूरे गांव का भारतीय लोकतंत्र में भरोसा हुआ, और वो लोग वोट देने 19 में लौटे। ये एक बहुत बड़ी घटना, अगर 10 आदमी का भी आप भरोसा हमारे लोकतंत्र में गाढ़ा कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये किसी जीत से बड़ी भूमिका आप अपनी राजनीतिक तंत्र के लिए निभा रहे हैं। अनंत जी, मैं कई चीजें जानबूझ के छोड़ रहा हूं ताकि पाठक अपने स्तर पर एक्सप्लोर करें। किताब को लेकर जो मेरे आलोचनात्मक ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको फोन पे बता ही चुका हूँ कि कैसे ये और बेहतर हो मुझसे सकती पूछ थी। लेते तो मैं आपको यहां सार्वजनिक रूप से भी बता देता। मेरा ये मानना है कि जो अच्छी जी चीजें हैं जी जी उनकी सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए, जी। और जो कमियां हैं उनको व्यक्तिगत रूप से बता देना चाहिए ताकि वो दुरुस्त हो सके। बहुत आप अच्छा। लोगों की व्यवस्था को लेकर, उन सब चीजों को लेकर जो हमारी बात हुई थी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये। मुझे लगता है कि आपकी लोकप्रियता का आधार भी आपकी यही सकारात्मकता ही है। प्रशंसा बड़ा अछूत अच्छा मीठा लग जहर होता है, जी, इससे ये बचे हम। ब्रह्मास्त्र है, जब एक बार चल जाता है तो चूकता नहीं है वो। पता नहीं सर, मैं तो असहज हो जाता हूँ। जी जी बाकी मुझे, मैं एक आपको और चीज बताऊं। किताब मेरे पास आई, उसके पहले ही पन्ने पे आपके दस्तखत के साथ लिखा है, प्रिय साथी सौरभ। ये मुझे लगता है कि कई जो ऑथर्स इसको देख रहे होंगे, या वुड बी ऑथर्स, वाना बी ऑथर, ये जैसे मैं हिंदियों की किताबों में भी देखता हूँ, मानव कौल की किताबें आती हैं तो उनकी टिप्पणी होती है। ये भी एक नाता जोड़ता है, एक तागा जोड़ता है। आखिरी सवाल मेरा अनंत जी आपसे ये है कि मेरी पॉलिटिक्स के विद्यार्थी के तौर पे ये शिकायत भी रहती है कई नेताओं से जी। कि इतना विशद आपका अनुभव है, आपने इतने बड़े फैसले लिए या आप उनके साक्षी रहे, उनके बारे में लिखा जाना चाहिए। देखिए ये कितना दुर्भाग्य है। 3-4 लोग थे जिन्होंने इस देश की सत्ता का 1998 से लेकर 2004 तक संचालन किया। ब्रजेश मिश्र, अटल बिहारी वाजपेयी जो सबके बॉस थे, प्रमोद महाजन, जसवंत सिंह, ये बड़े की फिगर्स थे। हमें कोई अकाउंट नहीं मिलता है। जसवंत सिंह साहब ने कॉल टू ऑनर लिखी है, हाँ, और जसवंत सिंह साहब ने हाँ, लिखी है, पर उतना वो वो विस्तार से नहीं है। बहुत ही नहीं, और बहुत पॉलिटिकली करेक्ट लिखी है उन्होंने। हाँ, और ब्रजेश मिश्रा साहब की, मुझे जो डायरेक्टर है सुधीर मिश्रा, उन्होंने कहा था कि उनकी डायरी है लेकिन वो पब्लिश नहीं हुई। वाजपेयी साहब क्या सोचते थे इस मामले में? प्रणब मुखर्जी, हालांकि प्रणब मुखर्जी ने भी कई विवादास्पद चीजों से वो किनारे से निकल गए हैं, वो विस्तार में नहीं गए कि बतौर इंदिरा की मंत्री जो गायत्री देवी पे कार्रवाई हुई उनका क्या, ऐसी कई चीजें उन्होंने छोड़ी हाँ, हैं। वो तो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, शाकाहारी किताब है तीनों, हाँ, चौथी लेकिन फिर भी कुछ हाँ, इंसाइट्स मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल तो मिलते हैं। एक बार मेरी शरद यादव से बात हो रही थी, उनसे भी जिक्र हुआ, भाजपा के भी कई लोगों से ये बात होती है कि भाई कल्याण सिंह का पक्ष क्या है। जब वो नरसिम्हा राव कहते हैं कि आप, बातचीत होती है, या और कल्याण सिंह का पक्ष क्या है जब 99 के चुनाव के बाद उनको जाने के लिए कहा जाता है, या दूसरे नेताओं या को जब वो मुलायम सिंह जी के साथ खड़े होकर हाथ राष्ट्रीय लहराते हैं। क्रांति पार्टी बिल्कुल बनाते हैं। मतलब बिल्कुल। कमाल का फुल सर्कल है जो एक 10-15 साल में हो जाता है। तो आपने ये किताब लिखी, मैं ये जानना चाहता हूँ इस तरह की किताबों को या टॉपिक्स को अप्रोच करने का प्रोसेस आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपने केंद्रीय किरदार से बातचीत की, कांग्रेस में आपने राहुल गांधी का इंटरव्यू करने की कोशिश की क्या? मैंने राहुल जी से समय मांगने की कोशिश की, मैंने चंद्रकांत दुबे जी से समय मांगने की कोशिश की, मुझे नहीं मिल पाया, और मैं बहुत, हो सकता है कि मैं सही माध्यम से उन तक नहीं पहुंच पाया होऊंगा।
उन तक पहुंचने मतलब का जो अमेठी में एक्सेस वाला इशू था वो ऑथर को भी था। मैं नहीं पहुंच पाया। मैंने ठीक। चंद्रकांत जी को मैसेज भी किया, बहुत मुश्किल से मध्य प्रदेश के साथियों ने मुझे उनका नंबर दिया। हो सकता है मेरा नंबर सेव नहीं होगा, तो बड़े नेताओं को ऐसे फोन कॉल्स आते रहते हैं तो लोग नहीं भी उठाते हैं। हम्म। और क्या मुझे तरीका उनके है नाम भी। इस तरह की किताबों को लिखने का? थोड़ा थोड़ा सा मेथोडोलॉजी पे बताएं कुछ। जी, मुझे मुझे सौरभ जी लगता है कि प्राथमिक स्रोत पर जाना चाहिए इसमें। आप टेबल पर बैठ के इस तरह की किताबें लिखेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। आप अगर देखें तो मेरी इस किताब में अगर आखिरी चैप्टर को छोड़ दें तो स्रोत ज्यादातर प्राथमिक है। जो मैंने लोगों से बात की, जो किरदार थे उनसे बात की, और किरदार आपके सामने एक बार में नहीं खुलेंगे। आपको उनको भरोसा देना पड़ेगा कि आप उनके साथ गलत नहीं करेंगे या उनको गलत तरीके से पेश नहीं करेंगे। मैं जब 4 बार अमेठी गया या एक बार गोवा गया या मैं संजीव बालियान जी के साथ बैठा, तो 8-10 संजीव बालियान जी के यहाँ मैंने 6 घंटे प्रतीक्षा की, उसके बाद बालियान जी मुझसे मिले, है ना। तो आपको धैर्य पूर्वक प्राथमिक स्रोत के से जो कुछ जो किताबें प्राथमिक स्रोत से लिखी जाती हैं, मुझे लगता है कि वो बेहतरीन किताबें हैं। और अगर मुझे लगता है कि आप अमेठी जाओ नहीं, या अमेठी किसी हेलीकॉप्टर से जाओ और बीएमडब्ल्यू में घूमो और वापस चले आओ फिर उसी हेलीकॉप्टर से, तो आप अमेठी को नहीं समझ पाओगे। अमेठी को समझने के लिए आपको मुसाफिर खाने के बस स्टॉप से बस लेनी पड़ेगी और वहीं से आपको सब जगह जाना पड़ेगा। तो जो फील आपके साथ आएगा, जैसे मैंने राजेश जी से बात की या दुर्गेश त्रिपाठी जी से बात की, तो इन लोगों को पहले विश्वास दिलाना पड़ा। पहली तो इसका अप्रोच यही होना चाहिए। मैं विस्तार में न जाते हुए आपसे ये बताऊं कि अप्रोच मेरी समझ से ये होना चाहिए। मैं कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं हूं। मैंने बहुत सहजता से और पहला प्रयास किया है राजनीति पर लिखने का। तो प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। अगर प्रामाणिकता आपकी किताब में नहीं आई और किसी तथ्य पर कहीं से कोई क्वेश्चन हो जाता है, तो मुझे लगता है कि वो आपकी किताब को थोड़ा हिला देगा और आपको भी हिला देगा। मैं तो इस बात को लेकर बेहद सजग था। इसीलिए मैंने कहा भी कि वकीलों ने भी इसको देखा और हमारे संपादक ने भी देखा कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं आ रही जो सुनी सुनाई बात को कि सौरभ जी ने ऐसा कहा इसलिए ऐसा हुआ होगा। वो हिंदी में जो कहते हैं हेतु हेतु मजबूत में कोई बात ना हो जाए इसमें। इसलिए राजनीति पर, किसी दौर पर, किसी राजनीतिक घटना पर किताब लिखने के लिए मुझे लगता है कि आवश्यकता इसी बात की होनी चाहिए कि आप विशुद्ध रूप से प्राथमिक स्रोत पर जाएं और हियरसे पे नहीं जाएं। एक सप्लीमेंट्री सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ पूरा प्रश्न की, अ, क्योंकि आप अमेठी संग्राम पर लिख रहे थे, स्मृति ईरानी की जीत पर, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बीजेपी और संघ के लोग उपलब्ध हो गए होंगे। विषय ऐसा है, कांग्रेस के लोग कितने सहज थे इस विषय पर बात करने के लिए? क्योंकि कईयों ने आपसे कहा कि हमारी पहचान गोपनीय रखी जाए, बात खुलकर की उन्होंने। मैं आपको बताऊं, ये लोगों को लगता है कि बीजेपी वाले बहुत आसानी से मिल गए होंगे। ओके। मुझे जो संघ के वहां जिला प्रचारक थे उनसे मिलने के लिए एक दिन अमेठी में रुकना पड़ा। दूसरे दिन उनके 4 कार्यक्रम लगे थे। कभी वो कहते थे कि मैं इस स्कूल में आपका इंतजार कर रहा हूं, मैं मोटरसाइकिल से उस स्कूल में जाता था, तब तक वो कार्यक्रम खत्म करके अगले स्कूल में अपने कार्यक्रम में चले जाते थे। तो बहुत मुश्किल बीजेपी के लोगों से मिलने में भी हुई, संघ के लोगों से भी मिलने में हुई, लेकिन जब वो मिले हम्म। तो फिर वो खुले भी, हम्म, खुले भी, बोले भी, और मतलब कठिन प्रश्नों का उत्तर भी दिया हमने उन्होंने। क्योंकि आप अगर संघ वाले अध्याय में देखें तो परोक्ष रूप से ये स्टैब्लिश कुछ अलग तरीके की संघ की एक प्रकृति भी स्टैब्लिश होती है उस चैप्टर में, बिल्कुल। है ना। तो और कांग्रेस के लोग बड़े, मतलब उनको बड़ा डर सा लगता था कि क्या पता उनके क्या लिख देंगे। जब मैंने उनका करियर ना खराब हो जाए आगे का। करियर तो उनका खराब हो चुका था जब मतलब जब मैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहा था तब उनके शीर्ष नेता वहां से हार चुके थे। और सौरभ जी, एक बात मैं कहता हूं कि अमेठी की ये हार राहुल गांधी को बहुत समय तक हॉन्ट करती रहेगी, बहुत परेशान करेगी। ट्रू। अभी जब भी अध्यक्ष बनने की उनकी बात होती है, अमेठी की हार को लेके G23 के लोग खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल।
किसी कांग्रेस अध्यक्ष को हार जाना ये बहुत बड़ी राजनीतिक घटना थी। और मुझे मुझे लगता है कि मेरी किताब के बाद मैं ये नहीं कहूंगा लोग प्रेरित होंगे, मैं ये कहूंगा कि लोगों को इस पर लिखना चाहिए कि ये क्या वजह थी। क्योंकि ये राजनारायण की हार से, राजनारायण की जीत से स्मृति ईरानी की जीत बिल्कुल अलग है। वो तो तकनीकी तौर पर अदालत से जीत थी। नहीं नहीं, अगर लेकिन आप, फिर 77 के चुनाव में तो राजनारायण ने हराया ही था इंदिरा हाँ, गांधी को। वो ठीक है, वो 77 वाले की वो भी बात है। अभूतपूर्व है, एक सिटिंग प्रधानमंत्री का हार जाना। हाँ, बिल्कुल। अनंत विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, किताब वाला में आप आए। किताब अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तां, लेखक अनंत विजय हैं। ये एका प्रकाशन है, ये वाणी माफ करिएगा, वेस्टलैंड का इम्प्रिंट है, क्योंकि अनंत जी की वाणी से भी किताबें आई हैं। जी तो जी। ये वेस्टलैंड का इम्प्रिंट है, और इसकी कीमत 350 रुपए है, पेपर बैक एडिशन की। और इस किताब में कई दिलचस्प चीजें हैं। जैसे आप संघ का जिक्र कर रहे थे, तो मुझे चुनाव के दौरान जो सुबह सवेरे संघ और स्मृति के बीच की समन्वय बैठक होती थी, वो याद आ रही थी बिल्कुल। कि उसमें हिस्सा लेना कितना अनिवार्य था। और ये एक्चुअली इसको बहुत घुमा फिरा के कहा जाता है, लेकिन बीजेपी के लिए ये एक बड़ा ब्लेसिंग है कि उनके पास एक ऐसा संगठन है जो सेफ्टी वॉल्व की तरह भी काम करता है, कुशन की तरह भी काम करता है, और बहुत सारी चीजों पे उनको फीडबैक मिलता रहता है। और एक वॉलंटियर फोर्स, एक पैरेलल उनके भाजपा के संगठन के पैरेलल, और संघ के संगठन में आपको उस तरीके के प्रकट मतभेद, प्रकट महत्वाकांक्षाएं नहीं दिखती हैं, बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग है और वहां भी। वो जो कठोर वहां अनुशासन है ना उनका, जी। कि स्मृति ईरानी अगर 2 बजे रात को भी सोई हैं, अगर 3 बजे रात को भी दौरे से आई हैं, और 8 बजे संघ के लोगों के साथ उनकी बैठक होनी है, तो वो होनी है। कम हम्म, वोट में आप केंद्रीय मंत्री होंगी, लेकिन इस अनुशासन से आप भी बंधी हैं। और स्मृति ईरानी ने, मुझे लगता है कि पूरे दौर में इस बात को ऑनर किया, सम्मान दिया। जो मुझे उनके सहयोगियों ने बताया कि वो कुछ भी हो जाए लेकिन 8 बजे की बैठक नहीं छोड़ती थी। अच्छा। एक, चूंकि आपने इस विषय को छुआ है, हालांकि मैं बोल चुका था कि आखिरी सवाल है। एनडीए का जो पहला, नरेंद्र मोदी सरकार का जो पहला कार्यकाल रहा, खासतौर पर जब स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थी, एचआरडी मिनिस्टर थी, लगातार खबरों में रहती थी। प्रकाश जावड़ेकर उसके बाद से हैं, उतना खबरों में नहीं रहते हैं। इसको भी बहुत अलग अलग ढंग से व्याख्यायित किया गया कि एक समूह था पार्टी के अंदर भी बाहर भी, जो लगातार उनको लक्ष्य करके चीजें कर रहा था, वरना कोई ऐसा तो आमूलचूल परिवर्तन नहीं है, और चीजें हो ही रही हैं, जहां पे जिसका प्रभाव होना चाहिए वो सब भी हो रहा है, लेकिन मुद्दा नहीं बनता। और बिल्कुल सुर्खियों के सरताज वाली भाषा में कहें तो अब स्मृति ईरानी सुर्खियों से दूर रहती है। आपको लगता है ये सायास है, केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश है? क्योंकि जितना हम उनको समझते हैं पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के तौर पर, वो मुखर हैं, है ना, चाहे वो बयानों को लेकर हो, चाहे कामों को लेकर हो। और मुझे ऐसा लगता है कि, आई मीन, शी वोंट एडमिट इट, बीइंग अ डिसिप्लिन्ड वर्कर एंड बिकॉज ऑफ द कल्चर, बट एक बिगर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है जो सुषमा स्वराज के बाद जो एक गैप है, जो एक उसको प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं आपकी, फेयर स्पीकर, अब पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस भी दुरुस्त होता जा रहा है, यंग के साथ कनेक्ट, मतलब इंस्टाग्राम पे आपको एक दूसरी स्मृति ईरानी बिल्कुल। नजर आती है, जो जो चिल है, यू नो। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, एक बिलो 45 वाली लीडर है जो अपनी टेली, हमारी भाषा भी बोल सकती हैं। हमारी भाषा बोल सकती हैं, और जो टेलीविजन जगत के लोग हैं उनसे जोक्स भी क्रैक कर रही हैं, और फोटोज भी पोस्ट कर रही हैं, ट्रेंड भी कर रही हैं। और जब वो आपको संसद के पटल पर दिखती हैं तो एक दूसरे अवतार में दिखती हैं। उत्तर प्रदेश से स्मृति ईरानी सांसद हैं, क्या कभी भविष्य में उत्तर प्रदेश में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है? सौरभ जी, प्रश्न के पहले हिस्से का जवाब मैं पहले देता हूं, जी। दूसरे हिस्से का बाद में देता हूं। इस किताब में स्मृति जी ने एक जगह ये बात कही है कि नेताओं में सच बोलने का साहस होना चाहिए, और मुंह पर सच बोलने का साहस होना चाहिए। लोग बुरा नहीं मानते अगर आपकी नीयत ठीक हो तो। हम्म।
अब दूसरे हिस्से में आता हूं। उसके लिए आपको मुझे किसी अपने दूसरे कार्यक्रम में बुलाना चाहिए। मुझे लगता है आज तो हम अमेठी संग्राम पे बात कर रहे हैं, स्मृति ईरानी की राजनीति पर बात करने के लिए आप ढेरों कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें किसी दिन बुलाइए तो उस पर आराम से शास्त्रों में चर्चा। इसे सवाल को डक करना कहा गया है। ऑन दैट नोट, इस किताब वाला की पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। किताबें पढ़ें, ये आपको बेहतर इंसान बनाती हैं, करुणा से भरा इंसान बनाती हैं, आपके भीतर जरूरी किस्म के संशय पैदा करती हैं, क्योंकि जब संशय होगा तभी आप अपने तही सत्य की खोज करेंगे, जो सब दिशाओं से सब रंगों में आ रहा है। आज की किताब वाला में इतना ही। शुक्रिया।